बेसिकली एक कॉम्प्रीहेंशन को देखेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमने ब्रेक डाउन करना है उस कॉम्प्रीहेंशन को और हमने अंडरस्टैंड करना है कि जवाब उसके किस तरीके से देने हैं। ठीक हो गया। अब ये आई एम नॉट श्योर ये किस एरा का है, किस आप कह लो साल का है, मुझे ये नहीं याद, लेकिन ये रिसेंट ईयर्स में से किसी आपके पेपर का ही पैसेज है। द रीजन वाई आई ऑलवेज टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर एग्जाम्स, फ्रॉम योर एग्जाम पेपर्स इज बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी नॉट गेट स्केयर्ड कि अच्छा मैडम ये पढ़ा रही हैं बट शायद पेपर का सवाल बहुत डिफरेंट हो। ठीक है, तो उनको वो तो पढ़ा नहीं रही, तो फिर आप लगातार प्रेसिस चेक करवा रहे हो, काम कर रहे हो उसके ऊपर। तो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि मैं आपके अपने पास पेपर से ही सवाल, आपकी कॉम्प्रीहेंशन ऑफ प्रेसिस लेती हूँ ताकि आपको समझ आए। एंड आई हैव डन दिस फॉर एवरी पोर्शन ऑफ योर कॉम्पोजिशन पेपर, कि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ट्रांसलेशन है, एनीथिंग, मैंने उसकी सारी जो एग्जाम्पल्स, जो प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स करवानी है वो आपके पास्ट पेपर से करवानी है ताकि आपके लिए आसान रहे। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। The civilization of China, as everyone knows, is based upon the teaching of Confucius, who flourished 500 years before Christ. Like the Greeks and Romans, he did not think of human society as naturally progressive. On the contrary, he believed that in remote antiquity, rulers had been wise and the people had been happy to a degree which the degenerate present could admire but hardly achieve. ठीक है, वो एक आइडियोलॉजी की भी फिलहाल बात कर रहे हैं, कन्फ्यूशियस आइडियोलॉजी की, जिसको वो बाद में एक्सप्लेन भी करता है और वो थोड़ी सी ये बात भी करता है कि ह्यूमन सोसाइटी को वो नहीं सोचता एज बीइंग नेचुरली प्रोग्रेसिव। ठीक है, मतलब कन्फ्यूशियस की जो टीचिंग थी वो इट वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट ह्यूमन सोसाइटी इज नॉट प्रोग्रेसिव, और वो ये कहता था कि रिमोट रूलर्स हैड बीन वाइज, और लोग जो थे तब दे हैड बीन हैप्पी, जो कि अब प्रेजेंट में लोग नहीं अचीव कर सकते। This of course was a delusion. ठीक है, ये जो था एक delusion था. But the practical result was that Confucius, like other teachers of antiquity, aimed at creating a stable society. So basically वो कहना ये चाह रहा है कि Confucius was aiming to reach a stability in the society, maintaining a certain level of excellence, कि maintain करे एक particular level of excellence in the society, but not always striving after new successes. लेकिन new successes के पीछे वो नहीं भागता. In this, he was more successful than any other men who ever lived. His personality has been stamped on Chinese civilization from his day to our own. During his lifetime, the Chinese occupied only a small part of present-day China and were divided into a number of varying states. ठीक है? आगे वो कहता है कि during the next 300 years, they established themselves throughout what is now China proper and founded an empire exceeding in territory and population any other that existed until the last 50 years. ठीक है, कि बेसिकली चाइना जो था वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड होगा ड्यूरिंग हिज टाइम। आगे वो कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ बारबेरियन इन्वेजन्स, मंगोल एंड मंचू डायनेस्टीज एंड ओकेजनल लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड्स ऑफ केओस एंड सिविल वॉर, द कन्फ्यूशियन सिस्टम सर्वाइव्ड। किस कन्फ्यूशियन सिस्टम ने ये चीजें सर्वाइव की है, मंगोल डायनेस्टीज, वॉर हो गया, केओस हो गया, सब कुछ सर्वाइव किया, bringing with it art and literature and a civilized way of life. It was focused on a civilized way of life. A system which has had this extraordinary power of survival must have had great merits and certainly respects our respect and consideration. अब वो तारीफ कर रहे हैं कि जी अगर एक सिस्टम इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ सर्वाइवल लेके आ रहा है और इतने मेरिट्स हैं उसके, तो फिर वो रिस्पेक्ट भी डिजर्व करता है। वो एक रिलीजन नहीं है एज वी अंडरस्टैंड, बिकॉज वो रिलीजन क्यों नहीं है, क्योंकि वो एसोसिएटेड नहीं है किसी सुपर नेचुरल और मिस्टीरियस या मिस्टिकल बिलीफ्स के साथ। अब रिलीजन जो होता है वो हमेशा, आप मतलब ऑब्वियसली वी डोंट सी इट, वी एज मुस्लिम्स डोंट सी इट दैट वे, लेकिन नॉर्मली जिस तरह आउटसाइडर्स देखते हैं या आप कह लो और रिलीजन देखते हैं, या जैसे इस पैसेज में बात हो रही है, दे व्यू इट एज समथिंग, दे व्यू रिलीजन एज अ बिलीफ इन सुपर नेचुरल, बिकॉज अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट वी are things that we cannot see, we just believe in it. एक belief system है जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, अब वो कहता है कि कन्फ्यूशियस की जो आइडियोलॉजी थी, जो कन्फ्यूशन सिस्टम था, वो एक रिलीजियस बिलीफ नहीं था, बिकॉज वो किसी मिस्टिकल पावर्स के ऊपर बिलीव नहीं करता था। इट वॉज अ प्योरली एथिकल सिस्टम, लेकिन बट इट्स एथिक्स अनलाइक दोज ऑफ क्रिश्चियनिटी आर नॉट टू एक्सॉल्टेड फॉर ऑर्डिनरी मैन टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो कन्फ्यूशियस क्या टीच करता था, which was something like very old-fashioned ideal of a gentleman as it existed in the 18th century. ठीक है, और इसकी एक sayings भी थी,
एक saying थी, वो क्या कहती थी कि the true gentleman is never contentious. He courteously salutes his opponents before taking up its position. तो काफी gentleman type उसकी teachings होती थी, कह लो proposing और encouraging gentleman type behavior, so that even when competing he remains a true gentleman. So वो कहता है कि इतना कोई you had to be a true gentleman even when facing your opponents and even when confronting your opponents, ठीक है, or even when competing with them. So this is your entire passage about Confucius ideology. अब आप सवाल देखो तो सवाल कहता है कि जी why do you think the author calls Confucius' belief about the progress of human society as a delusion? अगला सवाल, how did Confucius' thought affect China to develop into a stable and a proper China? ठीक है, why does the author think that the Confucian system deserves respect and admiration? Why does the author call Confucian system a purely ethical system and not a religion? ये तो अभी बात हुई है. Briefly argue whether you disagree or agree to Confucius' ideal of a gentleman. ये जो सवाल है ये मैं नहीं कराऊंगी. क्यों? क्योंकि ये आपके दिमाग के ऊपर है, इसका कोई करेक्ट जवाब नहीं है, इसका जवाब सिर्फ आप खुद लिखोगे. ठीक हो गया? So this is the question I was talking to you about when I was discussing the rules of the comprehension. कि काफी ऐसे सवालात, कभी कभी हमेशा एक सवाल ऐसा आ जाता है जिसमें they always want your opinion rather than having one correct answer. They're always going to have different answers or different versions and they're going to accept it based on what you think about a particular situation. ठीक है? पहला सवाल, why do you think the author calls Confucius' belief as a delusion of the progress of human society? शुरू में ही देखो, he did not think of human society as naturally progressive because he believed that rulers had been wise. In remote antiquity, rulers had been wise and the people had been happy to a degree which the degenerate present could admire but hardly achieve. This was a delusion. जवाब क्या है? The author believes that Confucius believes as delusions because of his estimation of human society being non-progressive. Because उसको लगता था कि human society naturally is non-progressive और वो achieve level of antiquity कर ही नहीं, level of excuse me, happiness कर ही नहीं सकती जो कि पास नहीं किया था. Or another reason about the author's belief can be Confucius' claim about the ancient rulers being wise. अब ये बहुत ज़्यादा concise है, brief है और बता भी दिया है कि passage के अंदर क्या लिखा होता है in my own words. अगला, how did Confucius' thought affect China to develop into a stable and a proper China? Confucius' thoughts affected China to develop into a stable country by aiming for the formation of a stable society. यहाँ पे लिखा हुआ है उसने that he aimed to create a stable society maintaining a certain level of excellence but not striving after new successes. A certain level of excellence was always called for in Confucius' teachings and this helped China survive through adverse times. ये आपका जवाब हो गया. अगला सवाल, why does the author think that Confucian system deserves respect and admiration? Look for the keywords in the passage. कहाँ पे लिखा हुआ रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन? वी हैड रेड इट. मुझे अब याद आ रहा है पढ़ के आपके साथ कि ये देखो ये आ गया लफ्ज आपका. तो वो कहना क्या चाह रहा है कि बिकॉज कन्फ्यूशन सिस्टम ने सर्वाइव की डायनेस्टीज, सिविल वॉर, केओस सर्वाइव किया और इट ब्रॉट विद इट आर्ट एंड लिटरेचर एंड अ सिविलाइज्ड वे ऑफ लाइफ. अ सिस्टम व्हिच हैड दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ सर्वाइवल मस्ट हैव ग्रेट मेरिट्स और इसीलिए इट डिजर्व्स आवर रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन. ठीक हो गया? इसलिए वो डिजर्व भी करता है. अगला सवाल, इसका जवाब देख लेते हैं कि डिजर्व रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन बिकॉज नॉट ओनली हैज इट सर्वाइव्ड वेरियस इन्वेजन्स एंड वॉर्स बट इट हैज आल्सो नर्चर्ड अ सिविलाइज्ड वे ऑफ लाइफ रिप्लीट विद आर्ट एंड लिटरेचर. तो ऑथर इज ऑफ द व्यू दैट, आपने ऑथर के थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से लिखना है कि द ऑथर इज ऑफ द व्यू दैट अ सिस्टम विद सच इनक्रेडिबल पावर ऑफ सर्वाइवल इज नेवर विदाउट इनहेरेंट मेरिट्स. ठीक है? उसके बाद, why does the author call Confucian system a purely ethical system and not a religion? क्यों? क्योंकि a religious जो system होता है, it is overshadowed with supernatural or with mystical beliefs. ठीक है? तो because it does not comprise the defining features of organized religion, it does not associate itself with any mythological or supernatural beliefs and rather focuses only on the ethical aspects. ठीक हो गया? और फिर आपका पांचवा सवाल, क्या आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं विथ हिज आइडियल ऑफ अ जेंटलमैन? सो दिस वाज योर कॉम्प्रिहेंशन. व्हेन यू रीड द क्वेश्चंस आप देखते हो कि कीवर्ड्स हैं जो कि आपको ढूंढने पड़ते हैं इन द पर्टिकुलर पैसेज. सो देन यू नोटिस दैट इट्स नॉट अ वेरी हार्ड कॉम्प्रिहेंशन. यू नोटिस दैट
It's not a very difficult thing to look for the answers in the passage and then convert them into your own words. You just have to do it. आपने एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, गौर से पढ़े पैसेज को, समझे कि वो कहना क्या चाह रहा है, और उसके बाद सारे सवाल पढ़ें और उसके बाद उसके कीवर्ड्स ढूंढने की कोशिश करें. एंड देन यूल रियलाइज के आंसर्स वहीं पे दिए हुए हैं, आपने सिर्फ उसको थोड़ा बहुत चेंज करके अपने अपने अल्फाज में लिखना होता है. आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. ये जो हमारी वीडियो है इसमें हम प्रैक्टिस से कॉम्प्रीहेंशन करेंगे ताकि आप लोगों के जो कॉम्प्रीहेंशन के बारे में कॉन्सेप्ट्स और कन्फ्यूजन्स हैं वो थोड़ी और ज़्यादा क्लियर हो जाए. दिस इज़ द सेकंड कॉम्प्रीहेंशन दैट वी आर गोइंग टू डू. सो लेट्स सी. मुझे अगेन ये याद नहीं पड़ता कि ये किस पेपर का है. फॉर सम रीज़न कॉम्प्रीहेंशन के एग्जाम पेपर्स मैंने मेंशन नहीं किए हुए, बट अगेन दिस इज़ फ्रॉम योर पास्ट पेपर्स. सो यू कैन ब्रीथ द साई ऑफ रिलीफ के कहीं और से मैंने उठा के कॉम्प्रीहेंशन नहीं दी. ठीक है, तो आप ही के अपने एग्जाम पेपर्स है जिनसे मैं प्रैक्टिस करवाना चाहूँगी. अच्छा जी, इसको पढ़ना शुरू करते हैं. एंड आई होप वी डोंट मेक और यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स जो अभी तक आप कॉम्प्रीहेंशन में करते आ रहे हैं. बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड कि कॉम्प्रीहेंशन में आपको आराम से नंबर मिल जाते हैं. तीन में से 4 भी मिले हुए हैं. सो यू कैन गेट गुड मार्क्स इन कॉम्प्रीहेंशंस as long as you stay relevant and concise. और आप सारे मटेरियल पॉइंट्स आप कवर कर रहे हो या नहीं कर रहे, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी कॉम्प्रीहेंशन जो हम लोग बचपन से एक आदत बनी हुई है, करते आ रहे हैं, बार बार करते आ रहे हैं जब से बड़े में हैं, तो आप इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है कि इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है कि आपको स्टार्ट से समझाया जाए कि भाई ये गलती है आपकी या इतना मेजर ब्लंडर आप वैसे भी नहीं करोगे. सो यू ऑलरेडी हैव अ बेस फॉर कॉम्प्रीहेंशन बिकॉज ऑफ योर आपकी स्टडी लाइफ के थ्रू. बस आपने करना ये कि उसके ऊपर बिल्डअप करना है और अपने आंसर्स को कंसाइज रखना है. ठीक है, अच्छा जी, पढ़ना शुरू करते हैं. एजुकेशन ought to teach us how to be in love always and what to be in love with. The great things of history have been done by great lovers, saints, men of science and artists, and the problem of civilization is to give every man a chance of being a saint, a man of science or an artist. ठीक है, अभी तक मुझे तो कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है. ठीक है, तो इसलिए मैं आगे चलूंगी. आई एम गोइंग टू वेरी फ्रैंकली टेल यू कि भाई अब तो मैं आगे चल रही हूँ. सो इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट विद मी, इट्स कम्प्लीटली ओके. इट इज कम्प्लीटली ओके टू नॉट अंडरस्टैंड द पैसेज व्हेन यू फर्स्ट रीड इट. हो सकता है आपको सेकेंड या थर्ड रीडिंग चाहिए हो. दिस इज वेरी नॉर्मल. ठीक हो गया. अच्छा, बट दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड unless men desire to be saints, men of science and artists. And if they are to desire that continuously, they must be taught what it means to be these things. चलो, कुछ समझ आ रहा है कि उनको समझाना जरूरी है कि भी your problems cannot be solved until you become saints and men of science and artists. लेकिन इसको बनने के लिए you need to be taught what to have. ठीक है, what exactly to have to become these things. We think of the man of science or the artist, if not of the saint, as a being with peculiar gifts who exercises more precisely and incessantly, perhaps, activities which we all ought to exercise. Acha, it is a commonplace belief that art has ebbed away out of our ordinary life. चलो, अब समझ आ रही है. वो आहिस्ता आहिस्ता इस बात के ऊपर आ रहा है कि आर्ट जो है हमारी जिंदगी से निकलता जा रहा है. आउट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी यूज, जितनी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं और हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं, दे नो लॉन्गर recognize aesthetic activity as an activity of the spirit and common to all men. अगर तो मैं इसका ब्रेक डाउन करूँ तो शायद वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एस्थेटिक ब्यूटी को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं अपनी ज़िंदगी में. इन ऑल द थिंग्स दैट वी डू, वी प्रैक्टिस, वी सी एवरीथिंग बेसिकली. ठीक हो गया. हमें ये नहीं, वी डू नॉट नो दैट व्हेन अ मैन मेक्स एनीथिंग ही ऑट टू मेक इट ब्यूटिफुल फॉर द सेक ऑफ डूइंग सो, एंड दैट व्हेन अ मैन बाइज एनीथिंग ही ऑट टू डिमांड ब्यूटी इन इट फॉर द सेक ऑफ दैट ब्यूटी इन इट. We think of beauty as we think of it at all, as a mere source of pleasure, and therefore it means to us as an ornament added to things for which we can pay extra as we choose. Okay, so basically what he's trying to say is that beauty is just not an extra thing that you can purchase with your money. It's basically not an added thing. It should never be an added thing. वो कहता है कि हम जब खरीदते हैं तो बेसिकली हम इसको एक ornament की तरह पे खरीदते हैं कि चलो aesthetic beauty increase हो जाएगी, खरीद लो, you can afford something and then you can put it to increase its beauty. It's not a mere source of pleasure. सिर्फ प्लेजर के लिए हम लोग सोचते हैं ब्यूटी को. हम सिर्फ प्लेजर के लिए उसको समझना चाहते हैं या उसको खरीदना चाहते हैं. ठीक है, और एक एक्स्ट्रा सी चीज़ है. बट नीटली इज नॉट एन ऑर्नामेंट टू लाइफ और द थिंग्स मेड बाय मैन. इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बोथ.
The aesthetic activity, when it reveals itself in things made by men, reveals itself in design, just as it reveals itself in the design of all natural things. ठीक है? It shapes objects as the moral activity shapes actions. अब वो बता रहा है कि aesthetic beauty का pleasure के अलावा और क्या काम है. ठीक है? वो shape करते हैं objects को as the moral activity shapes actions. जिस तरह morality या moral actions आपके shape होते हैं, वो उस तरह से shape करते हैं objects को. ठीक है? उसके बाद वो रिवील करता है अपने आप को इन द डिजाइन ऑफ अ लॉट ऑफ लिविंग थिंग्स. ठीक है? जिस तरह से ऑफ ऑल द नेचुरल थिंग्स एज वेल, जिस तरह से चीजें बनी है उसमें से रिवील होती है आपकी ब्यूटी. एंड वी ऑट टू रिकग्नाइज इट इन ऑब्जेक्ट्स एंड वैल्यू इट. तो हमें इसको उसी तरीके से रिकग्नाइज करना चाहिए जिस तरह से हम वैल्यू करते हैं मॉरल एक्टिविटी को एक्शंस में. एंड एज एक्शंस एम्प्टी ऑफ द मॉरल एक्टिविटी एट दिस, और जिस तरीके से वो एक्शंस जिनमें मॉरल एलिमेंट नहीं रहता, जिनमें मॉरल एक्टिविटी नहीं रहती, वो हमारे लिए डिस्टेस्टफुल हो जाते हैं, वो हमें बुरे लगने लगते हैं वो एक्शंस. इसी तरह ऑब्जेक्ट्स जिनमें एस्थेटिक एक्टिविटी नहीं है, जिसमें एस्थेटिक एलिमेंट नहीं है, वो हमें बुरा लगना चाहिए. लेकिन मोस्ट ऑफ अस ये नहीं करते. दिस इज नॉट विद मोस्ट ऑफ अस. दिस पैसेज इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, आई हैव टू एडमिट, क्योंकि उसका जो एसेंस है वो थोड़ा सा बाद में आता है. वो बिल्डअप कर रहा है, आहिस्ता से बिल्डअप करने के बाद फिर वो आके बताता है कि इट इज अ कॉमन प्लेस बिलीफ कि जी आर्ट इस तरीके से इस्तेमाल होता है. वो एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जरूरी है. ये थोड़ा सा लिटरेरी टच आ रहा है, इसीलिए शायद आपको मुश्किल लगे. सो विच इज वाई इफ यू नीड it to read it again, if you want to read it again, in order to basically improve your understanding of the passage, तो please do it. Instead of answering wrong questions, instead of कि भाई इधर उधर से उठा के मैं लफ्ज लिख दूंगी, read it again. ठीक है? अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे. As we do not value the aesthetic activity in ourselves, so we do not value it. ठीक है? We do not, जिस तरह हम अपने अंदर एस्थेटिक एक्टिविटी को नहीं रिकग्नाइज करते, हम जब रिकग्नाइज ही नहीं करते तो हम उसको वैल्यू कैसे करेंगे? डू नॉट रिकग्नाइज द लैक ऑफ इट इन द वर्क ऑफ अदर्स. हम लोग जिस तरह अपने अंदर नहीं करते, इस तरह लोगों की कामों के अंदर भी हम एस्थेटिक ब्यूटी को नहीं रिकग्नाइज कर सकते. लेकिन जो आर्टिस्ट है वो फर्क है. द आर्टिस्ट ऑफ वट एवर काइंड इज अ मैन सो मच अवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स दैट ही मस्ट इम्पार्ट द सेम ब्यूटी टू वट एवर ही मेक्स. क्योंकि आर्टिस्ट खुद परसीव कर सकता है, क्योंकि आप खुद वो आर्टिस्ट खुद देख सकता है द ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स, द एस्थेटिकली प्लीजिंग या जो ब्यूटी होती है हर चीज के अंदर वो देख सकता है. इसीलिए उसका दिल करता है कि वो सिमिलर ब्यूटी इम्पार्ट भी कर सके अपने जो चीजें वो बना रहा है वो उसमें इम्पार्ट करे. अब यही वो पैसेज शुरू में कह रहा था, अब इस लाइन के शुरू में, कि कॉमन मैन ये नहीं करता, क्योंकि आप अपने अंदर भी नहीं देखते ना किसी और चीज के अंदर देखते हो, तो फिर कैसे देखोगे आप रिकग्नाइज या वैल्यू ब्यूटी को किस तरीके से कर सकते हो. अब आर्टिस्ट की आगे बात हो रही है. He has exercised his aesthetic activity in the discovery of beauty in the universe before he exercises it in imparting beauty to that which he makes. तो पहले वो जब तक पहले वो यूनिवर्स के अंदर रिकग्नाइज करता है ब्यूटी, उसके बाद वो इम्पार्ट करना शुरू करता है into everything that he makes. That is why he is an artist. ठीक है? He has seen things in that relation which is beauty before he can himself produce that relation in his own work, whichever it may be. Same. And just as he sees that relation for its own sake, so he produces it for its own sake and satisfies the desires his spirit in doing so. अब वो कहते हैं वो अपने his own, अपने sake के लिए, अपने लिए वो चीज़ों में beauty add करता है in whatever he makes. ठीक है? अपनी spirit की desire को satisfy करने के लिए वो करता है. ठीक है? This is what is required of a common man. And then we should value his work. We should desire that relation in all the things made by man. If we too had the habit of seeing that relation in the universe. कि अगर हमारे अंदर भी ये हैबिट होती है of seeing particular beauty in everything in the universe, then we would also impart it in our work. If we cannot do the same work as an artist, but at least हम लोग फिर appreciate उस तरीके से कर सकते हैं उस आर्टिस्ट की खूबसूरती को, उस आर्टिस्ट की काम की खूबसूरती को. लेकिन हम नहीं कर पाते. वो ये बात कर रहा है कि जिस तरह से आर्टिस्ट रिकग्नाइज करता है ऑल द ब्यूटी इन द यूनिवर्स एंड देन ही imparts it or inculcates that into his own work, we might be able to do the same if we could appreciate the beauty in the universe, and then we could simultaneously appreciate the beauty made or done in the work of the artist. Acha, and if we knew that, we would see it, we are exercising an activity of the spirit and satisfying a spiritual desire. ठीक है? Spiritual desire इसको satisfy कर रहे हैं. And we should know also that work without beauty means unsatisfied spiritual desire in the worker. जिस काम के अंदर खूबसूरती नहीं है, वो unsatisfied उसकी spiritual desire रह गई है. उसके it is a waste of life of the worker and a common evil and danger.
like thought without truth or action without righteousness. जिस तरह सही काम जो सही चीज़ होती है वो आप काम के अंदर अपने ना डालो, एक सही नीयत या जो भी है वो जिस तरह वो होती है, इसी तरह से, या जिस तरह एक थॉट होती है विदाउट एक्चुअल ट्रूथ, इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी एक वेस्ट होती है विदाउट इनकलकेटिंग ब्यूटी इन इट. ठीक है, सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. आई ब्रोकन डाउन इट इनफ. आई होप मुझे और आपको आगे सवाल समझ आ सके. अच्छा जी, पहला सवाल, व्हाट हैज बीन लेमेंटेड इन द टेक्स्ट. चलो जी, तो बहुत ही जनरल आइडिया उसने मांग लिया कि क्या लिखा हुआ है. आप काफी चीजें इसमें लिख सकते हैं. सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी मैन एंड एन आर्टिस्ट. इसमें बताया था उसने, सेकंड पेज के बिल्कुल स्टार्ट में था ये, इसके ऊपर जाते हैं. हाउ कैन वी मेक आवर लाइव्स ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग. What does the writer actually mean when he says beauty is not an ornament to life? Do art and beauty affect practical life and morals? Justify whether you agree or disagree. I think this should be art, but maybe you can check it in the papers. पहला सवाल, what has been lamented in the text? अच्छा, author क्या कहता है? He laments that element of beauty has been limited only to the work of artists and scientists who are supposed to possess a rare sense of appreciation of beauty. नोटिस हाउ जो ये जवाब है कितना खूबसूरती से उसने पूरे के पूरे पैसेज को समराइज करके लिख दिया कि जी इस टेक्स्ट में ये कह रहा है कि आर्टिस्ट आर सपोज टू पोजेस अ रेयर सेंस ऑफ अप्रिसिएशन, तो उनमें तो होती है और साइंटिस्ट भी, लेकिन वो लिमिट हो गई है सिर्फ आर्टिस्ट और साइंटिस्ट में भी. ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट डू दैट. आर्ट हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. इट इज अनफॉर्चुनेट दैट कॉमन पीपल एंड वर्कमैन आर oblivious टू द फैक्ट दैट एस्थेटिक्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ एवरी मैन. वो कहते हैं कि अब कॉमन मैन को ये समझ ही नहीं आ सकता. देन दिस इज द वेरी सैड थिंग कि हाउ आर्ट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन एवरीथिंग दैट ही परसीव्स और सीज, एंड इट इज इम्पेरेटिव. अच्छा, द फैक्ट दैट एस्थेटिक एक्टिविटी इज एक्टिविटी ऑफ द स्पिरिट. फिर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले आया है कि इट इज टू सैटिस्फाई योर स्पिरिचुअल डिजायर, और ये इट इज एस्थेटिक एक्टिविटी इज एक्टिविटी ऑफ द स्पिरिट. अच्छा जी, दूसरा सवाल क्या कहता है कि जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी मैन एंड एन आर्टिस्ट. अच्छा जी, आर्टिस्ट जो हैं दे आर ग्रेट लवर्स ऑफ लाइफ एंड दे वैल्यू ब्यूटी एज प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. ठीक है, अब ये जो है आपका जवाब इधर ही आ जाता है कि द आर्टिस्ट इज अ मैन सो मच अवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स दैट ही मस्ट इम्पार्ट द सेम ब्यूटी इन व्हाटएवर ही मेक्स. उसने एक्सरसाइज की हिज एस्थेटिक एक्टिविटी इन द डिस्कवरी ऑफ ब्यूटी इन द यूनिवर्स बिफोर he exercises that the same in imparting that particular beauty in his work. An ordinary man cannot do that. ठीक है, all human beings possess this capacity, but the difference is that artist uses ability with greater concentration and consistency. For the common man, beauty is just a supplementary factor. तो इसके बाद वो पीछे गया और उसने ये कहा है कि एक supplementary factor है, हमारे लिए एक extra चीज़ है. It is extra as we choose beauty. ठीक है, we can pay for it, but not for the artist. He sees beauty in everything. अच्छा, तीसरा, how can we make our lives beautiful and charming? We can make our lives beautiful and charming. It's a very easy question. By realizing the importance of aesthetic aspects of every activity in life. We must discover the principle of beauty in everything that we do. You can take out any 3 lines from the passage, and this is a very easy thing. Okay, we should value his work, we should desire that relation in all the things made by man, इस तरह से करके. ठीक है, we should know that work without beauty means unsatisfied spiritual desire. अच्छा, इस तरह से हम अपनी जिंदगी ब्यूटीफुल और चार्मिंग बना सकते हैं. What does the writer actually mean when he says beauty is not an ornament to life? इसमें वो कहता है कि ब्यूटी एक सुपरफिशियल सी डेकोरेशन नहीं है कि पहले पेज के बिल्कुल आखिरी 4-5 लाइनों में था. एक चॉइस है या मे बी आखिरी पैराग्राफ में था. इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी चॉइस कि आप वो कहते हैं कि इट इज़ इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ. इसको इंटेग्रल पार्ट ऑफ एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ. टू नॉट मेक इट एन सप्लीमेंट्री थिंग. एक सप्लीमेंट्री फैक्टर नहीं बनाओ उसको. ठीक है, ही थिंक्स दैट रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ एंड ब्यूटी इज नॉट ऑप्शनल बट कंपल्सरी. ठीक हो गया. आखिरी, Do art and beauty affect practical life and morals? Justify whether you agree or disagree. इसका भी कोई पर्टिकुलर सवाल जवाब नहीं है, बिकॉज ये वो सवाल है जो आखिरी वो हमेशा से जानना चाहता है अबाउट व्हाट द कैंडिडेट हैज टू थिंक अबाउट व्हाट द कैंडिडेट परसीव्स अबाउट द पर्टिकुलर पैसेज. तो वो आपकी थिंकिंग को जज करने के लिए वो पूछता है. आर्ट एंड एस्थेटिक्स डीपली इन्फ्लुएंस आवर लाइव्स. दीज आर नॉट जस्ट अ सोर्स ऑफ सेंशुअस प्लेजर, लेकिन हमें एक स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन भी देता है. डिस्कवरी ऑफ रिलेशनशिप इन ऑल थिंग्स made by man or nature is a spiritual activity. Life without beauty will be spiritually barren. Such work will be dangerous and immoral. Again, this is just an answer written by somebody who agreed with what the author said.
But if you just want to stay safe, maybe agree with the author, but you can also disagree. There's always room for disagreeing with the passage. तो आप अगर उसके 2-3 points आप लिख सकते हैं तो well and good. ठीक है? This is pretty much it with respect to a practice comprehension. I hope this was beneficial. I'm calling, maybe I'm selfish.